उत्तराखंड सरकार की तरफ से छात्रों को सौगात, 10वीं 12वीं और कॉलेज के छात्रों को दिया जाएगा टैबलेट, डीबीटी के जरिए खाते में पैसा होगा ट्रांसफर। मसूरी में सीएम धामी ने किया विभिन्न योजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण, मसूरी वासियों के लिए टाउन हॉल की सौगात, 144 करोड़ रुपए की लागत से बनी यमुना पेयजल योजना का उपहार। 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमकर किया स्वागत। देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई चिंतन, कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवारों पर कर रही है मंथन। पौड़ी में अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक, अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों को लेकर की गई चर्चा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक। विश्व के सबसे बड़े रोपवे में शामिल होगा केदारनाथ रोपवे, अब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का सफर होगा आसान, 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। पर्यटन नगरी मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी वासियों के लिए टाउन हॉल की सौगात के साथ ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 144 करोड़ रुपए की लागत से बनी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी क्षेत्र में डल रही पेयजल लाइनों का शिलान्यास कर मसूरी वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जिससे मसूरी वासियों को अगले 30 वर्षों तक पानी की समस्या नहीं झेलनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि जब राज्य का रजत जयंती उत्सव मनाया जाए तो उत्तराखंड भारत का नंबर 1 प्रदेश कहलाए। मसूरी हमारा सदाबहार एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर सभी सुविधाएं हों, इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और ये हमारी प्रमुख आर्थिकी का आधार भी है। आने वाले समय में और भी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलें, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सुविधाएं हों, हर प्रकार से हेली सेवा अच्छी हो, सड़कों के लिए अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से भी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ऑल वेदर रोडों से लोगों के 4 धामों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हम हेली सेवा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हेली सेवा प्रत्येक शहर तक जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। आने वाले समय में जो हमारा रजत जयंती वर्ष जब हम मनाएंगे तब तक हमारी सारी सुविधाएँ हो जाएँ, हर सड़क से हर गाँव जुड़ जाए, हर जो है इंटरनेट की सुविधा पहुँच जाए, हेली सेवाएँ पहुँच जाएँ, रास्ते हमारे अच्छे हो जाएं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पहाड़ में सर पलायन के लिए क्या आपके सरकार के पलायन को देखिए, पलायन को रोकने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए यहाँ पर होम स्टे की जो योजना है उसको बढ़ाने के लिए भी 8,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में ये रोजगार लाखों लोगों तक पहुँचेगा। मैं विभिन्न अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिसमें हमारा खेल मैदान हो गया और ऐसे दुर्गम हमारे क्षेत्र है जहां आज तक रोड बन नहीं पाई। क्यों बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी सरकार, डबल इंजन का सरकार का दावा कर रही है, तब भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड सड़ गए और उसके बावजूद भी हम आज तक लोग सुविधा से वंचित है। जैसे टावर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आप देख रहे हो तो बड़े बड़े जो घोषणा कर रहे थे उसमें धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो उसमें हम देखा जा रहा है कि रोड की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, उसमें भी अगर ये वादे न करते हुए, घोषणा न करते हुए धरातल में काम करते तो अभी 4 साल में काम पूरे हो गए होते। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता हरवंश कपूर की बेटे अमित कपूर ने कहा कि युवा नेता तेजस्वी सूर्या के आगमन से निश्चित रूप से भाजपा को नई मजबूती मिलेगी और जिस तरीके से युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है, इसका परिणाम 2022 में देखने को मिलेगा। देखिए, आपने देखा होगा आज घंटाघर पे कैंट विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या जी का हमने स्वागत किया
और ये स्वागत बहुत जोर शोर से किया। हालांकि मन में बहुत भाव थे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी के बारे में, मात्र कुछ ही दिन हुए हैं उनके पहले उनको स्वर्ग सिधारे हैं, लेकिन फिर भी जब हमने कल मीटिंग ली, सबको ये बोला कि हमें हरबंस कपूर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे। आज देवभूमि उत्तराखंड में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। हमारे सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इतना भव्य और शानदार स्वागत किया है। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है और इस युवा प्रदेश को पुष्कर जी के युवा नेतृत्व भी मिला है। हम सब आज प्रण ले रहे हैं कि युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री को फिर एक बार जिताकर हम आएंगे और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के भव्य और दिव्य डेवलपमेंट के जो काम है, विकास के काम है, हम साथ में मिलकर करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। इसके लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे अपनी 3 सदस्यीय टीम के साथ संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक करने पहुंचे। पिछले 4 दिनों में श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी की करीब 40 विधानसभाओं के संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की गई। इसके बाद अब देहरादून, हरिद्वार जनपद के संभावित उम्मीदवारों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अनुमोदन दिया जाएगा। अंतिम निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को लेना है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की प्रथम सूची दिसंबर के अंत तक भेज दी जाएगी। यहाँ पर सीट फाइनल करने का कार्य इसको ये स्क्रीनिंग कमेटी का नहीं होता है। इसके बारे में जो फाइनल निर्णय होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। हम उन प्रस्तावों का अनुमोदन कर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने एक पैनल के रूप में या संभावित उम्मीदवारों के रूप में रख सकते हैं। जो भावनाएं हमारे यहाँ के स्थानीय नेतागण, उम्मीदवार और वहां से संभावित राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जानकारियां होती हैं, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने हर विधानसभा वाइज उस पर चर्चा होती है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा में भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो उनकी टिकट कटने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वह पहले भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एकलव्य की तरह इस तरह के लोगों का मुंह तीनों से बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक है। कुछ लोग बाहर से आकर भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी जानते हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में उनके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो कटाक्ष कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाजपा के विधायक ने, अगर वो क्षेत्र में जनता में जा रहे हैं, कि भाजपा के विधायक ने उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक काम किए। सभी विधायकों से आप नेट पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा काम किए। ये उन प्रत्याशियों को जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें कहना चाहिए हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। विधायक जी, आप मैंने विधायी कार्य देश में पहला नंबर है, विधायी कार्य देश में पहला नंबर है विधायी कार्यों में मेरा, ये उन्हें कहना चाहिए। वो मेरी बुराई कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान।
पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जनपद पौड़ी में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार द्वारा सभी विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में मौजूद अधिकारियों से सूचना ली गई। उत्तराखंड में तमाम संगठनों की ओर से राज्य में सशक्त भू कानून बनाए जाने की सरकार से मांग की जा रही है। इसको लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य को बचाने के लिए सशक्त भू कानून बनाया जाना बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो सशक्त भू कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी डीएस गब्रियाल और अरुण कुमार डोंडियाल के अलावा भाजपा नेता अजेंद्र अजय सदस्य थे। समिति की ओर से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। यहाँ की गौरव गरिमा की गाथा भू कानून कहता है। भू कानून मजबूत भू कानून होना चाहिए, सुदृढ़ भू कानून होना चाहिए। उसके अभाव में माफियाओं का प्रवेश यहाँ पर हो गया। तिवारी जी ने शुरुआत की थी मकान बनाने के लिए, 400-500 वर्ग मीटर तक जमीन अलाउ की थी। और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हैं पे, अभी पिछले मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेंद्र रावत जी ने जो साउथ एशिया समिट की थी इन्वेस्टर्स की, उसमें भू कानून को उनके दबाव में खोल दिया था। लेकिन इन्वेस्टर तो एक नहीं आया उत्तराखंड, लेकिन माफियाओं का कब्जा हो गया। हल्द्वानी में पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर नई शिक्षा नीति और शिक्षा प्राधिकरण लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने से सभी अभिभावक और अध्यापकों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, बंगाली, थारू आदि समस्त भाषाएं कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएंगी, जिसके लिए सरकार के द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी प्रदेश के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इस समय जितने प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी में हो, मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। और आज इस प्रदेश में हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा स्पॉन्सर करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया। और ये नई शिक्षा नीति इस देश की सारी व्यवस्था को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित खासकर। खबर उत्तराखंड में खबरें अभी और भी है, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रूपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल के पटुआ डांगर में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून सहित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से प्रदेश के जल स्रोतों, जल गुणवत्ता और जल सुरक्षा पर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद ने राजकीय इंटर कॉलेज पटुआ डांगर, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, डीएसपी परिसर, बिरला इंस्टीट्यूट, भीमताल चिराग संस्था के छात्र छात्राओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के दौरान पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वीर सिंह ने पानी को जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए कहा कि जीवन जीने के लिए न्यूनतम 5 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पानी मानव में ऊर्जा तंत्र को संचालित करता है, जिसमें समस्त मेटाबॉलिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसलिए पानी की गुणवत्ता के साथ साथ सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रहा था गंगा पे, मैंने थी बार-बार वो जो कह रहे शासन तक जाने। ये उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है हमारा पटुआ डांगर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें प्रथम बार यहाँ पे हम लोग वाटर क्वालिटी पे एक वर्कशॉप कम सेमिनार हो रहा है, जिसमें हमने लगभग उत्तराखंड के विभिन्न इंस्टीट्यूट से, जैसे बिरला कॉलेज हो गया, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी होगी, डीबीएस जो कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट आए, तो उनको हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं कि वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उस पर एक ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मधु पालन सेमिनार का समापन कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हाथों से किया गया। 18 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सेमिनार में लगभग 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक और मधु पालन करने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मधु पालन को बढ़ावा देने के लिए 40% सब्सिडी देकर लोगों को प्रेरित किया, जिससे मधुपालन के कारोबार में लोग प्रभावित होकर इस पालन को शुरू करें। वहीं कुमाऊं के संयुक्त निदेशक सुरेश तिवारी ने बताया कि 2200 टन शहद का उत्पादन हमारे कुमाऊं के अंदर होता है और इससे प्रेरित लोगों ने इसके पालन को बढ़ावा दिया है। हमारा आज इंटरनेशनल हनी फेस्टिवल जो हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे थे 18 से 20 तारीख तक में, तो प्रथम दिवस हमारी जो पंजीकरण की व्यवस्था थी उसमें हमारे 700 मौन पालकों ने रजिस्टर किया। उसके जो हमारे ट्रेडर्स थे उनका नहीं किए हमने, तो लगभग 1000 के लोग यहाँ पे अधिकारी और मौन पालक हम लोग सब थे, और जिसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न जनपदों से आए हुए मौन पालकों को और हमारे जो इंटरनेशनल हमारे स्पीकर थे उनके वेबिनार के सिस्टम थे या ऑनलाइन उनके हमारे लेक्चर इनके साथ पे हमारे साथ हुए। हमारे जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं जो मधुमक्खी पे काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उन्हें अपना डिस्प्ले किया। तो ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं इस मधुमक्खी का एक्सपर्ट भी हूँ, इस पूरे प्रदेश का एकमात्र अधिकारी होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक जो हमारा टेक्निकल नॉलेज हो वो हमारे बी कीपरों तक जाए, उनको मौन पालन की सुविधाएँ मिलें, मौन पालन व्यवसाय आगे जाए। मैं वर्तमान की मैं आपको यदि अपना सैनिरो आपको बताऊँ तो अभी हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 मौन पालक हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बहुत से लोगों ने इसमें विजुअली व्याख्यान दिए हैं, मौन पालक भी यहाँ आए हुए हैं और मौन पर शिक्षक देने वाले शिक्षक भी यहाँ आए हुए हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र सरकार 40% और प्रदेश सरकार 40%
सब्सिडी दे रही है। 100 रुपये में 80 रुपया अनुदान देकर हम काश्तकारों को मौन पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मौन पालन का काम बहुत हद तक अनेक चीज़ों में लाभदायक है और शहद के साथ साथ अन्य प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। और ये यहाँ पर सब 3 दिन का शिविर हुआ, इससे बड़ा लाभ आने वाले समय में इन मौन उत्पादकों को, शहद उत्पादकों को होगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये भव्य ड्रोन शो की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेहद अनोखा ये ड्रोन शो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस प्रस्तुति को दिया जा रहा है। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय के साथ ही साथ उनकी तस्वीरों को ड्रोन के माध्यम से उकेरा जा रहा है। आसमान में आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जो देख पा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से ये तस्वीर उकेरी गई है। और ये आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती से ड्रोन को अलाइन करके ये तस्वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ पर उभारी जा रही है। एक एक तस्वीर को उभारने के साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन तमाम लोगों की तस्वीरों को आज एक एक कर उकेरा जाएगा। साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय की भी जानकारी लोगों को दी जाएगी। बेहद ही अनोखा और भव्य शो लखनऊ की रेजिडेंसी से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। रेजिडेंसी में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का अवलोकन। तो आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में ड्रोन की मदद से अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं झांसी की रानी की ये तस्वीर ड्रोन के माध्यम से उकेरी गई है। बेहद ही खूबसूरत नजारा। आकाश में ड्रोन के माध्यम से झिलमिलाती ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चांद तारों की याद दिलाती हुई, और ड्रोन के माध्यम से ये झांसी की रानी की तस्वीर, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अद्भुत और अकल्पनीय नजारा इस समय राजधानी लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। लखनऊ की रेजिडेंसी में भव्य ड्रोन शो इस समय चल रहा है। और इसी बीच उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाकर दी शुभकामनाएं। तो देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे हरीश रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर दी शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये मुलाकात। उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हरीश रावत पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस तरह की तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती हैं। चुनाव से ठीक पहले पहुंचे हरीश रावत कहीं ना कहीं बहुत से सवालों को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि ये तस्वीर आगे क्या कुछ राज खोलती नजर आती है। लेकिन राजधानी देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन के मौके पर आज उन्हें बधाई देने पहुंचे थे हरीश रावत। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।